नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द IGS शो में। और मैं आज आपके बीच में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो हर एक की लाइफ से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। और इसके डिस्कशन के लिए मैंने एक बहुत ही एक्सपर्ट इंडिया के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर लोकेंद्र उपाध्याय जी को अपने यहाँ इन्वाइट किया है। आजकल सेशन कोर्ट या कोर्ट छुट्टियाँ चल रही हैं तो उनका महत्वपूर्ण समय हमें मिल गया है वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। और इसमें हम बहुत सारी चर्चाएं करेंगे एज अ जनरल पब्लिक कि कहाँ पे लीगल इश्यूज आते हैं, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कोर्ट में, किन किन बातों का ध्यान थाने में रखना चाहिए, FIR लिखाते समय रखना चाहिए। और लीगली सारी बातों पर चर्चा करेंगे बिल्कुल आम भाषा में कि क्या कैसे होता है, पूरी एक एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे। सर आपका पहले बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, आपने महत्वपूर्ण समय हमें दिया इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए। सर हमारे देश की जुडिशरी में, चाहे मैं लोअर कोर्ट की बात करूं, चाहे मैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात करूं, लगभग 5 से 4.25 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं, जिसमें 4.5 करोड़ के यानी 4.6 करोड़ के आसपास तो सिर्फ लोअर कोर्ट में ही है। 70-80 हज़ार शायद सुप्रीम कोर्ट में, 80,000 मोर केस सुप्रीम कोर्ट में है, 60 लाख से ज़्यादा केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो इनके पीछे रीज़न क्या? हम 140 करोड़ की जनता, अगर हम हर फैमिली में 2 मान लें तो 70 करोड़ फैमिली, 70 करोड़ की फैमिली में 5 करोड़ तो हमारी कचहरी में बैठी रहती है। ऐसा क्यों? देखिए, जुडिशल सिस्टम की पेंडेंसी के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जुडिशल सिस्टम में ट्रायल कोर्ट लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। ओके। अगर आप एक ट्रायल कोर्ट, एक डिस्ट्रिक्ट में आप जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे और आप एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में जाएंगे, दैट मीन्स द एडमिनिस्ट्रेशन, तो वहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में फ़र्क साफ समझ में आ जाएगा। वहाँ पर AC लगे हैं, वहाँ पर प्रॉपर कनेक्टिविटी है। बट वहीं अगर आप कचहरी में पहुँचेंगे, ना तो वहाँ फाइलें प्रॉपर हैं, ना इंटरनेट कनेक्टिविटी है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्निकल एडवांसमेंट प्रोवाइड कराया भी गया है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वहाँ पर उतना टेक्निकल एक्सपर्ट स्टाफ नहीं है। उसके बाद टाइम टू टाइम जुडिशरी की वैकेंसीज इतनी खाली हैं क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पर पॉपुलेशन के हिसाब से जजेस बहुत कम है हमारे पास। जो हैं उनको प्रमोट करके फिर आगे ले जाया जाता है, बट इन दी एंड जो बेसिक लेवल है, जो ग्रास रूट लेवल है, वहाँ पर हमारे पास जुडिशरी में बहुत ज़्यादा पेंडेंसी है। जजेस अवेलेबल नहीं है, एक्सपर्ट स्टाफ नहीं है। पुलिस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स जो हैं वो एक ही ऑफिसर सारे काम कर रहा है, वो थाना भी देख रहा है, वो आपके केसेस की इन्वेस्टिगेशन भी कर रहा है, वो VIP मूवमेंट की ड्यूटी में भी है, तो वो पेंडेंसी होती है। इसी यही एक वजह है जिस वजह से बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो पेंडेंसी है वो क्रिमिनल ट्रायल्स में ही है। ओके, मतलब 5 करोड़ केस में आपको बता रहा हूँ लगभग पेंडिंग है। आपको क्या एक्सपीरियंस है, क्या लगता है 5 करोड़ में से कितने केस ईगो पे टिके हुए हैं? आई थिंक 80% से ज़्यादा ट्रायल जो है वो ईगो बेस्ड है। ईगो बेस मतलब छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएं तो शायद कोर्ट कचहरी ख़त्म हो जाए। बिल्कुल, इसीलिए अब बहुत सारे, जैसे कमर्शियल कोर्ट एक्ट आया 2015 में, तो उसमें मैंडेटरी गाइडलाइंस है कि अगर आपको, जैसे कोई 2 पार्टीज़ के बीच में कोई डिस्प्यूट अगर क्रिएट होता है तो उनको मैंडेटरी है कि उनको प्री लिटिगेशन मीडिएशन में जाना पड़ेगा। मतलब दोनों पार्टीज़ को मीडिएशन में बैठना है। अगर वहाँ उनका म्यूचुअल कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, देन दे कैन मूव फॉरवर्ड फॉर द लिटिगेशन। फैमिली कोर्ट में भी ऐसा कुछ? फैमिली कोर्ट में तो भी है, फैमिली कोर्ट में है। चेक बाउंस डिसऑनर्स के केसेस में भी मैंडेटरी कर दिया है कि आफ्टर नोटिस आपको मीडिएशन जाना ही है। लोक अदालतें लगाई जा रही हैं। हाँ, लगाई जा रही कि वही चीज़ों से डिस्प्यूट खत्म हो। बिल्कुल बिल्कुल। सर लोगों के मन में एक भ्रांति बहुत बड़ी है कि जो न्याय होता है वो अमीर आदमी जल्दी खरीद लेता है और जो गरीब आदमी है, यानी जो बेचारा लेमैन है, जिसे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, वो इसके लिए दर दर भटकता रहता है। क्या ये वास्तविकता से इसका कोई संबंध है या नहीं है? देखिए, इसके बारे में मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि लोगों के दिमाग में मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ बहुत ज़्यादा है। अच्छा। उनको ऐसा लगता है कि अमीर इंसान को जल्दी न्याय मिलता है और गरीबों को नहीं मिलता। उसके पीछे 2 रीज़न है। अगर अमीर इंसान को जल्दी न्याय मिल रहा होता तो सुब्रत राय, सहारा, नरेश गुप्ता जैसे लोग जेल में नहीं होते। बिल्कुल ठीक। लालू प्रसाद और केजरीवाल जैसे लोग कभी जेल नहीं जाते। और अगर किसी गरीब इंसान को न्याय नहीं मिलता होता तो शायद निर्भया गैंगरेप में किसी को फांसी नहीं होती। बिल्कुल। तो वो डिपेंड करता है कि आपका केस कितना स्ट्रांग है और आप पैरवी कितनी अच्छी कर रहे हैं। क्योंकि इन दी एंड आपको FIR कराने के बाद, या आपका जो भी सिविल मैटर भी है, केस फाइल करने के बाद आपको मैटर तो परस्यू करना पड़ेगा। आपके वकील साहब के अगर आप ऊपर सब कुछ छोड़ देंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। नहीं, जैसे हमने कई बार देखा है, कई अगर VIP का केस होता तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट रात में लेट तक ओपन होती है, लास्ट तक वो सेशन में सुनते हैं, सारी बातें करते हैं। लेकिन अगर कोई नॉर्मल आदमी का केस होता तो 4:30-5 बजे के बाद नमस्ते हो जाती है, बोला आप कल बात करेंगे।
देखिए, उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर दी हुई है कि अगर कोई किसी का एविक्शन का मैटर है, किसी को घर से निकाला जा रहा है, उसके पास बहुत कम समय बचा है, या उसको कल फांसी होनी है, उसके पास और कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है, या उसका घर टूट रहा है, उन केसेस में आप इमरजेंसी में सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को अपने अप्रोच कर सकते हैं। ओके। और अभी रिसेंटली अफजल गुरु वली फांसी के मैटर में बहुत लोगों ने क्वेश्चन उठाया था कि रात में 2:30 बजे कोर्ट खुला था क्योंकि सुबह 5 बजे उसे फांसी होनी थी। तो उनके वकीलों ने वो लास्ट रेमेडी ट्राई किया कि शायद ये अवेलेबल हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली वो अवेलेबल नहीं हुआ। आफ्टर दैट अभी प्रीवियस मंथ में भी दिल्ली हाई कोर्ट ने रात में आई थिंक संडे वाले दिन वेकेशन डे पर एक स्पेशल बेंच बिठाई थी और एक एक्यूज था, उसकी सिस्टर की शादी थी, तो उसको पैरोल ग्रांट की थी संडे वाले दिन। ओके, मतलब नॉर्मली अगर आप फॉलो अप करें तो नॉर्मल आदमी को भी कहीं ना कहीं हाँ, रिलीफ सबके लिए अवेलेबल है। आपको अपने राइट्स के लिए विजिलेंट होना पड़ेगा। बस राइट्स पता भी तो होने चाहिए कि आपके पास कितने राइट्स हैं, कितने नहीं है। सर, राइट से ही एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे मन में आया। कभी कोई विवाद होता है तो हमारे लिए सबसे पहला स्टेप होता है थाना। बिल्कुल। तो हम लोग जब थाने में जाते हैं, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है कि तहरीर और एफआईआर में डिफरेंस होता है। सबसे पहली बात कि तहरीर और एफआईआर क्या होती है, अब लीगली हमें बताइए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। दूसरा, थाने में जाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो कोर्ट में जाने के बाद हमारे अगेंस्ट में हो सकता है। तो बेसिकली तहरीर एक वो एप्लीकेशन का फॉर्मेट है जिसके बेसिस पे आप अपना ग्रीवेंस लेके पुलिस के सामने पहुंचे हैं। पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेशन करती है और उसको लगता है कि ये कोई संज्ञेय अपराध या कॉग्निजेबल ऑफेंस बन सकता है, तो वो उसको एफआईआर में कन्वर्ट करती है। तहरीर प्राइमरी स्टेज में डिस्पोज ऑफ भी हो सकती है आफ्टर म्यूचुअल सेटलमेंट, या जो भी दोनों के बीच में डिस्प्यूट है उनको सेटल करने के बाद में। लेकिन अगर एक बार एफआईआर रजिस्टर हो गई तो वो कोर्ट में ही रिजॉल्व होगी, उसके पास पुलिस के पास कोई पावर नहीं है। मतलब वो आपके हाथ से चली गई। हाँ, वो पुलिस का प्रोसेस फिर स्टार्ट हो गया, पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी, अगर फाइनल रिपोर्ट भी लगाएगी तो उसको फिर कंक्लूजन देना पड़ेगा कि ऑन व्हाट बेसिस दे आर फाइलिंग द फाइनल रिपोर्ट। ओके, तो मतलब हमें थाने जाते समय क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कोई प्रॉब्लम बाद में ना आए। देखिए, थाने जाते समय पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस विवाद में थाने जा रहे हैं। अगर आप सिविल विवाद में थाने जा रहे हैं और उसको क्रिमिनल बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो इस समय जो जुडिशियल सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा लेमेंट हो चुका है। वो आपके ऊपर हैवी कॉस्ट इम्पोज कर देगा। आपका क्रिमिनल केस तो ख़त्म होगा ही होगा, साथ में आपके ऊपर एक कंटेम्प्ट केस शुरू हो जाएगा। ओके। तो सिविल मैटर्स को आप आपसी ज़मीन विवाद है या किसी की प्रॉपर्टी का मैटर है उसको क्रिमिनल केस देने की रूप बनाने की कोशिश ना करें। हम लोग ज़्यादातर ये करते हैं कि होती कुछ बात है, घुमा के बात कुछ और लिखवा दी जाती है कि ये हुआ वो हुआ। तो मतलब इसमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और क्रिमिनल ट्रायल में इवन 90% एफआईआर में या जो भी क्रिमिनल केसेस फाइल होते हैं उनमें एक्विटल इसलिए हो जाता है, आरोपी इसलिए बरी हो जाते हैं। आप कभी भी थाने जाइएगा, जैसे सपोज़ मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, किसी का फ़ोन गिर जाता है, चोरी हो जाता है। सपोज़ आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं या बस में ट्रैवल कर रहे हैं, आपका फ़ोन चोरी हो गया, आप थाने जाएंगे रिपोर्ट लिखवाने, तो आप पुलिस आपको बोलेगी कि आप ये लिख दिए ये फ़ोन गिर गया है, चोरी नहीं हुआ है। इन दैट केस अगर एफआईआर रजिस्टर होती भी है, आपके स्टेटमेंट रिकॉर्ड होंगे कोर्ट में, आप बोलेंगे कि फ़ोन चोरी हुआ है, एफआईआर में लिखा हुआ है गिर गया है, तो आपके स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट हो गए, मैटर वहीं खत्म हो गया। मैटर वहीं खत्म हो गया। मतलब वो लोग तैयारी से चलते हैं भाई वहीं पर क्रैश हो जाए, मैटर खत्म हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लेमैन यानी जो जनरल पब्लिक है उसके पास क्या क्या लीगल राइट्स हैं कोर्ट में जाने के लिए, या कोर्ट में कोई जो हियरिंग वगैरह के लिए जाता है तो उसके पास लीगल राइट्स क्या क्या अवेलेबल हैं सर? देखिए, एज अ जनरल सिटीज़न आपके पास सारे वो राइट्स अवेलेबल हैं जो एक राष्ट्रपति के पास भी हैं। अच्छा जी, लेकिन आपको वो राइट्स एक्सरसाइज कैसे करने हैं उसके लिए आपके पास आपके राइट्स की नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल। उसी के लिए विधिक साक्षरता प्रोग्राम चलाता है जिसको डीएलएसए भी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जो राष्ट्रीय लोक अदालत और लोक अदालत लगाते हैं। उनके बेसिस क्वार्टरली या मंथली आई थिंक कैंप्स होते हैं, उसमें वो विधिक साक्षरता अभियान लगाते हैं। उसमें यही वो रखते हैं कि आपके लीगल राइट्स क्या हैं वो आपको पता हो, ताकि थाने में या किसी प्रशासनिक अधिकारी के सामने आपको किसी प्रताड़ना का सामना ना करना पड़े। और वो राइट्स हैं क्या, जैसे सपोज़ आपको किसी मैटर में थाने जाना है या आपके अगेंस्ट में कोई एफआईआर है या आपको एफआईआर करानी है, तो आपको पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मैं किस ग्रीवांस में जा रहा हूँ, मेरे ऊपर हमला हुआ है या मैंने किसी के ऊपर हमला कर दिया है। 3 तरह के क्रिमिनल वो हैं, बाइफर्केशन है। बिलो 3 इयर्स ऑफेंसेस हैं जो माइनर पेटी ऑफेंसेस कहलाते हैं। उसके बाद 3 to 7 इयर्स हैं जो कॉग्निजेबल में आते हैं। अबव 7 इयर्स हीनियस क्राइम्स कहलाते हैं।
मतलब साल, मतलब इतने साल आपको जुर्म करना पड़ेगा? नहीं नहीं ऐसा होता है उसमें ऐसा होता है कि सपोज जैसे आपकी किसी के साथ मारपीट हो जाती है या ठीक आपने है। किसी के साथ कर दी, तो वो 3 साल तक के अपराधों में आता है, उसमें आसानी से बेल मिल जाती है। ओके। अब वहीं आपने मारपीट किसी धारदार हथियार से या किसी ऐसी चीज़ से की है जिससे बहुत गहरी चोट लग गई, तो वो 7 साल तक के अपराधों में आएगा। ओके, अच्छा, मतलब साल ये जुर्म की हाँ, सजा वो है, उसके सजा के। ग्रीवेंसेस हैं। ओके उसी के अकॉर्डिंग उनके जुडिशियल जुरिस्डिक्शन भी बना हुआ है कि आपका सिविल जज जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसको ट्राई करेगा या एसीजेएम करेगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेगा या सेशन जज करेगा। ओके, तो उसके हिसाब से वो चली जाएगी। बिल्कुल। सर, रेड फाइल होती है और एक पीआईएल फाइल होती है। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होता है, रेड होती क्या है, पीआईएल होती क्या, और ये फाइल कब होती है, किस टाइम पे होती है, तो उसके बारे में जरा आप बताइए। देखिए, रेट पीआईएल रेट हो सकती है, रेट कभी पीआईएल नहीं हो सकती। अच्छा। हाँ, ओके। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का सबसे पहला रूल यही है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कभी भी आप पर्सनल गेन के लिए फाइल नहीं कर सकते। ओके। वो क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस से जुड़ा हुआ होना चाहिए। आपने जिस ग्रीवांस को लेके आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पहुंचे हैं, वैसा ही डिस्क्रिमिनेशन बहुत सारे लोगों के साथ होता हुआ दिखना चाहिए, हाँ जी। तब वो पीआईएल एडमिट होती है। अब रिट पिटीशन क्या है? रिट पिटीशन वो है, आप किसी सरकारी डिपार्टमेंट के ऑर्डर के या किसी जजमेंट के अगेंस्ट में जिससे आप सेटिस्फाई नहीं है, उसकी अपील में आप पहुंचे हैं ग्रीवांस ऑफिसर के पास और उसने आपका वो अपील सुनने से मना कर दिया या रिजेक्ट कर दिया या व्हाट्सएवर रीज़न, उसके बाद आप हाई कोर्ट जा सकते हैं उस रिलीफ के लिए। बट Okay. शर्त यही है रिट पिटीशन फाइल करने में कि जो ऑपोजिट पार्टी है, जिसको हम रिस्पोंडेंट्स बोलते हाँ हैं, जी। उसमें किसी भी गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी का होना मैंडेटरी है। आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में रिट फाइल नहीं कर सकते। ओके, मतलब कोई भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ऑर्डर मुझे नहीं समझ में आया, जैसे हम लोग जीएसटी में करते हैं, बिल्कुल। जीएसटी में हमारा ऑर्डर किसी के अगेंस्ट पास हो गया और हमें नहीं आया तो हम उसकी रिट अगेंस्ट में फाइल करते हैं बिल्कुल, हाई उसमें कोर्ट आप में। रिस्पोंडेंट में एमसीए और जीएसटेट को पार्टी बना के आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट में जा सकते जा हैं। सकते 226। और जैसे अभी जूही चावला जी ने भी शायद एक केस पीआईएल फाइल करी हाँ। थी, जो 5G कनेक्शन हो रहे Correct, थे, जिसमें चिड़िया मर रही थी, तो शायद उसमें कोर्ट हाई ने कोर्ट 20 ने लाख की पेनल्टी भी शायद लगाई 25 है लाख का सब। उसमें कॉस्ट इम्पोज कर दिया था, उसको पब्लिसिटी लिटिगेशन बोला था। तो ऐसा भी केस होता तो आप पीआईएल लगाने से पहले भी देख लेना कि उसमें वाकई में वास्तविकता है भी या सिर्फ आप अपने इंटरेस्ट के लिए, अपनी पब्लिकेशंस के लिए, अपने एडवर्टीजमेंट के लिए सब चीज़ें ना करें। बिल्कुल। सर, सबसे ज़्यादा जो मैं समझता हूँ फैमिली कोर्ट में डिस्प्यूट्स हैं। अब हम उस टाइम में आ गए हैं जहाँ पे कहते हैं कि महिला और पुरुष दोनों समान हैं, कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं। बिल्कुल। आपको नहीं लगता है अब एल्यूमिनी जेंट्स को भी मिलनी चाहिए? महिला को कब तक मिलेगी? देखिए, उसके लिए जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में इनेक्ट हुआ था, उसमें अमेंडमेंट के लिए बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस भी उठाए, लेकिन पार्लियामेंट की तरफ से कोई पॉजिटिव रिप्लाई आया नहीं। ओके। कोई भी आयोग बनाने से पहले आपको पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए होता है। बिल्कुल। ठीक है, आप कितना धरना प्रदर्शन कर लें, जब तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट उसको असेंड नहीं करेंगे, वो लॉ नहीं बनेगा। अब बात आती है इक्वालिटी की, तो इक्वालिटी और इक्विटी में यही एक फ़र्क है कि इन द आई ऑफ लॉ आज भी उनको एक डिप्राइव्ड कम्युनिटी माना जाता है, फीमेल्स को। तो उनके, और ये है भी, आप अगर मेट्रो सिटीज़ को छोड़ दें तो टियर 3 सिटीज़ या विलेज एरिया जो है, वहाँ पर फीमेल्स के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। बिल्कुल। तो पब्लिक एट लार्ज को कोई भी जजमेंट होता है या कोई भी लॉ पास जो होता है ना, वो इन दी एंड जो लास्ट लाइन पे खड़ा है पर्सन, जो सिटीजन, उस तक वो बेनिफिट किस फॉर्म में पहुंच रहा है, उसको ध्यान में रख के किया जाता है ये। हाँ, रिफॉर्म उसी को ध्यान में रख के किए जाते हैं। तो मतलब लगता है कि आज भी जो फीमेल जो एल्यूमिनी मांग ले रही हैं कुछ भी अमाउंट, तो क्या आपको लगता है वो जायज़ है या कहीं ना कहीं पुरुष के खिलाफ भी, जैसे महिला आयोग बना ऐसे एक पुरुष आयोग भी बनना चाहिए? हाँ, अभी ऐसा एक बिल टेबल हुआ है, मैंने सुना है कि पुरुष आयोग भी बनेगा। अच्छी बात है अगर बनता है तो। इक्वालिटी होनी चाहिए, मिसयूज़ ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मिसयूज़ ऑफ लॉ नहीं होना। और यहाँ बात सिर्फ महिला या पुरुष के कानून की नहीं है। एज एन एडवोकेट मैंने इतने मैटर्स देखे हैं जहाँ मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि मिसयूज़ ऑफ लॉ बहुत ज़्यादा है। सिर्फ फैमिली लॉ में नहीं है, चेक डिसऑनर के केसेस भरे पड़े हैं। मिसयूज़ ऑफ लॉ है, रैम्पेंट मिसयूज़ ऑफ लॉ है। और आप कभी भी देखेंगे 6-8 महीने की डेट है, क्योंकि पेंडेंसी एक दिन में 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार मैटर्स फाइल हो रहे हैं। जुडिशियल सिस्टम है नहीं, और जो मैटर बाहर निबट सकते हैं, मीडिएशन में सॉर्ट हो सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ ईगो बेस्ड है। आपने सर इतना टाइम एक्सपीरियंस आपको हो गया, आपकी लाइफ का सबसे इंटरेस्टिंग केस क्या था रहा होगा और उसमें क्या केस था, कुछ बताएंगे आप हमें? इंटरेस्टिंग केस एक ये था कि एक डेफ लड़की थी। अच्छा। आई थिंक शी वॉज फ्रॉम गुजरात।
और उसको रिपीटेडली रेप हुआ था उसका ओके। फॉर 11 ईयर्स, और शी वॉज अनेबल टू, मतलब वो अपना एक्सप्रेस नहीं कर सकती क्योंकि वो बोल भी नहीं सकती और सुन भी नहीं सकती। तो थ्रू एन इंटरप्रेटर वो मेरे पास आई, उसने मुझे सारी कहानियाँ बताई। शी वॉज माइनर दैट टाइम जब उसके Okay. साथ ये सारी कहानी शुरू हुई थी। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुई, जहाँ एफआईआर रजिस्टर हुई थी, तो उस एफआईआर में जो एक्यूज़ था उसके इन्फ्लुएंस के थ्रू वो एक्यूज़ वहाँ से उसको बेल मिल गई सेशन कोर्ट से ही। ठीक है। फिर हमने सुप्रीम कोर्ट में वो ट्रांसफ़र पिटीशन फाइल किया, वो मैटर दिल्ली ट्रांसफ़र हुआ, दिल्ली में क्राइम ब्रांच के पास वो इन्वेस्टिगेशन गई, फिर दोबारा से एफआईआर को परस्यू किया गया, उसको वापस लाया गया, उसकी फिर 14 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट हुई है। 14 की इम्प्रिजनमेंट हुई, बिल्कुल ये अच्छी बात है कि जहाँ पे कानून, जहाँ पे सेशन कोर्ट में बाहुबली लोग अपने आप को थोड़ा बहुत रिलीफ ले जाते हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट में सर आप ले आए और उसमें एक सज़ा आपने दिलाई। मतलब ये मानवता भी है और हम लोगों की जिम्मेदारी भी है कि हमारे सामने कोई गलत हो रहा है तो हमें उसका विरोध करना भी चाहिए और बिल्कुल। उसका साथ देना भी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा किस्सा सुनाया। और सर कोई ऐसी बात जो हमारी पब्लिकली आप बताना चाहेंगे कि लगेगा कि उनकी सेफ्टी रहे, आगे वो कुछ अगर गलती अगर करते हैं, गलती उनसे होती है, तो वो अपने आप को कैसे सेफगार्ड करें? देखिए, लोगों को ये लगता है कि उनके अगेंस्ट में कोई भी पुलिस वाला अगर फ़ोन करता है, सपोज़ आपके अगेंस्ट में कोई एफआईआर या किसी ने कंप्लेंट दी है थाने में, तो आप घबराएं नहीं। पुलिस आपको कभी भी फ़ोन करके नहीं बुला सकती। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको एक ड्यू प्रोसेस फॉलो करना होगा। अगर आपके पास किसी पुलिस वाले का फ़ोन आता है कि आपके अगेंस्ट में ये एफआईआर रजिस्टर्ड है, आपको थाने आना होगा, तो आप अपने किसी एडवोकेट से संपर्क करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास एडवोकेट की फ़ीस नहीं है, तो आप अपने ज़िले के डीएलएससी ऑफिस में संपर्क करिए। वहाँ से आपको लीगल एड फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। वहाँ जाइए, वो आपके बिहाफ पर सारा मैटर परस्यू करेंगे और आपको राइटली गाइड करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो उसका मंत्र ही यही है, न्याय आम आदमी के लिए। न्यायाम, बिल्कुल बिल्कुल। तो डीएलएसएस ऑफिस आपके हर शहर में अवेलेबल है। आपको अगर लगता है कि आप एडवोकेट की फ़ीस बियर नहीं कर सकते, आपको लगता है कि एडवोकेट शायद आपको वैसे मिसगाइड करते नहीं है, लेकिन हम लोग के मन में भ्रांति है कि एडवोकेट मिसगाइड कर देंगे, हमें कुछ और ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए, तो इसलिए डीएलएसएस ऑफिस में आप जा सकते हैं, अपने लिए एक लीगल एडवोकेट हायर कर सकते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। बिल्कुल। यानी सबसे सर ने सबसे इम्पोर्टेंट बात बताई कि कोई भी पुलिस वाला आपको कभी फ़ोन करके बुलाएगा नहीं। अगर बुलाना होगा तो वे रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन जो भी उनका प्रोसेस है वो फॉलो करी जाएगी और आपको भेजा जाएगा। बिल्कुल। तो ये सारी बातें आज हमने सर के साथ करी। मुझे लगता है कि हम लोग ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें करी। सर और कोई प्रश्न जो आपके मन में है या कुछ ऐसा इशू आपको लगता है जो जनरल पब्लिक को पता होना चाहिए? एज एन एडवोकेट मुझे ये लगता है कि जुडिशल सिस्टम में जिस रिफॉर्म की ज़रूरत है उसके लिए जो वो रिफॉर्म सिर्फ जनता की वजह से आ सकता है। देखिए, इन दी एंड एज एन एडवोकेट मैं भी पार्ट हूँ जुडिशल सिस्टम का, ठीक है। एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, कोई पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर, जस्टिस एंड एडवोकेट, दीज आर द 3 पिलर्स ऑफ जस्टिस। लेकिन हम किसके लिए काम कर रहे हैं? जनरल पब्लिक के लिए। जब तक जनरल पब्लिक को ये विजिलेंट नहीं होगा कि उनको इन दी एंड चाहिए क्या, आपको अपने रिप्रेजेंटेटिव से क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे कि भाई मेरे साथ अगर ये प्रॉब्लम है तो मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो एमपी है, एमएलए है, आप उसको रिटन डॉक्यूमेंट दीजिए कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, आप इसकी वजह से ये अमेंडमेंट कराइए। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे बरेली में नगर निगम होते हैं, उनमें सभासद होते हैं, कॉरपोरेटर बोलते हैं उनको। तो सपोज़ आपके घर के गली में या मोहल्ले में कोई सड़क टूटी हुई है या पानी का बहाव है या वट एवर द रीज़न, तो आप क्या करते हैं? आप सभासद के पास जाते हैं, एक एप्लीकेशन देते हैं कि साहब इसको बनवा दीजिए। सेम चीज़ आपको स्केल करनी है। आपके साथ आपका एक कम्युनिटी है, आपका एक रीजन है, डिस्ट्रिक्ट है, या आपका एक स्टेट है, या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, उसके साथ कोई डिप्राइवेशन है या उसके साथ कोई कुछ भी अनलॉफुल चीज़ें हो रही हैं, तो आपको वो रिप्रेजेंटेटिव्स को देना है कि भाई मैंने आपको चुना है, आप मेरी आवाज़, मेरा क्वेश्चन पार्लियामेंट में उठाएंगे। और जब तक पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठेगा नहीं, उस पर डिबेट होगी नहीं, वो ना लॉ अमेंड होगा, ना कोई नए रिफॉर्म आएंगे। आप सोशल मीडिया पे चीखते रहिए, धरना प्रदर्शन करते रहिए, उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही जगह पे सही बात पहुंचनी बहुत ज़रूरी है और उसका माध्यम यही है कि अपने सांसद के माध्यम से आप पहुंचाइए, और अगर स्टेट लॉ में चेंज कराना चाहते हैं तो अपने विधायक के माध्यम से पहुंचवाइए, जिससे वो स्टेट लॉ में भी चेंजेस आए। बिल्कुल। तो मुझे लगता है हम लोग ने बहुत सारी महत्वपूर्ण चर्चा करी, जिसमें हम लोग ने समझा एफआईआर तहरीर में क्या फ़र्क होता है, रेट और पीआईएल में क्या फ़र्क होता है, जनरल पब्लिक के लिए क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या डीएलएसएस के माध्यम से आप फ्री एडवोकेट अपना ले सकते हैं। बहुत सारी बातें हम लोग ने लीगली करी
और कैसे आप किसी भी स्टेट का केस कहीं पे भी करके अपना न्याय ले सकते हैं। इस पे भी सर ने बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हमें केस के बारे में बताया। तो हम लोग इससे ज़रूर लाभान्वित होंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपने इतने बिजी शेड्यूल से हमें अपना समय दिया और हमारी जनरल पब्लिक के लिए इतना बढ़िया पॉडकास्ट रिकॉर्ड कराया। जल्दी हम इसको पब्लिश करेंगे बीच में। और लोगों को अगर फिर भी किसी को कोई क्वेरी लगती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी ज़रूर डालिएगा। सर के पास जब भी टाइम होगा तो उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। श्योर श्योर। और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।